नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी बात करें सीटेट जुलाई 2024 पर, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम सभी चैप्टर आज पढ़ेंगे समस्या समाधान पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम बात करें इसको पेपर 1 और पेपर 2 के नज़रिए से अगर हम चर्चा करें इस समस्या समाधान चैप्टर की, तो आप सभी से हमेशा से यहाँ से जो पूछे जाने वाली संख्या है क्वेश्चन की, वह कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे हमेशा से गए हैं। इसलिए जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी थोड़ा सा सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर दीजिएगा और बेहतर तरीके से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको किस प्रकार, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है जब आपके सामने कोई समस्या आए तो हम कैसे सॉल्व करें, या आपके थिंकिंग पावर को देखने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, और इसी वजह से इस चैप्टर को रखा है। और हम सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से सारी चीजों को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं और एक एक करके समझेंगे। तो एक बार थोड़ा सा जरूर आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, और सबसे पहले तो कंटेंट लिखा है, कंटेंट इसे देख लेते हैं हम सभी। जैसे समस्या समाधान की बात है, अभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहले कंटेंट पर अगर हम चर्चा करेंगे तो लिखा गया समस्या समाधान। क्या लिखा गया? समस्या समाधान वाकई में है क्या? हर दिन हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्या का समाधान करना हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समाधान ढूंढने के नवीन प्रयास करता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? समस्या समाधान में नवीन प्रयास करता है, कुछ यूनिक करने की कोशिश में लगा होता है। इसलिए बोला जाता है कि भाई साहब, यह अपने विचारों को तर्क के शक्ति के आधार पर कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है। अगर बात करें, कुछ डिफिनीशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे डिफिनीशन की बात करें, गेट्स की डिफिनीशन करा कि गेट्स महोदय कहते हैं, गेट्स तथा अन्य के अनुसार कहा जाता है समस्या समाधान, देखिएगा, समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। उचित स्तर की खोज का मतलब है जो सबसे सुपीरियर हो सकता है उसे आप समस्या को समाधान करने के लिए यूज करते हैं। सीबी गुड के अनुसार अगर बात करें तो गुड ने कहा कि समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण स्थिति के निर्माण द्वारा सीखने की ओर प्रेरित होता है। यह एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें लघु किंतु संबंधित समस्याओं के सामूहिक समाधान के माध्यम से एक बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ऐसा ने गुड ने कहा है। अगर हम बात करें समस्या समाधान के सोपान की चर्चा कर ले तो समस्या समाधान के सोपान की चर्चा करें तो इसमें आपके सामने दिख रहा होगा, सोपान में समस्या समाधान के 3 सोपान बताए जो निम्नवत है। जैसे बात करें, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रस्तुति करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले 3 सोपान किसने बताए हैं? समस्या समाधान के 3 सोपान जो लोप्टस और बोर्न ने बताया है कि 3 सोपान होते हैं किसके? समस्या समाधान के। तो सबसे पहले कहा जाता है कि तैयारी हम करते हैं, फिर उसकी प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर मूल्यांकन करते हैं। ऐसा किसने बताया? लोप्टस और बोर्न ने बताया था। आगे हम चर्चा करें तो जो मैटलिन है, मैटलिन ने भी समस्या समाधान के 3 मुख्य सोपान बताया है। उन्होंने क्या बताया कि मूल अवस्था, सबसे पहले मूल अवस्था, समस्या आने पर उत्पन्न अवस्था जिसे बोलते हैं मूल अवस्था। आपके सामने कोई समस्या आए और उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल अवस्था बोला जाते हैं। फिर आपको लक्ष्य दिखता है, फिर नियम, आप क्या करेंगे? नियम बनाएंगे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले मूल अवस्था आएगा, फिर आप कोई नियम बनाएंगे और लक्ष्य तक आप पहुंचे जाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं पहले मूल अवस्था है, मूल अवस्था जिसे समस्या आने की उत्पन्न अवस्था बोला जाता है। फिर हम किसी नियम के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आगे बात करें जॉन ब्रासफोर्ड के अनुसार, तो इनके द्वारा कहा गया कि वेरी स्टीन ने समस्या समाधान के 5 सोपान बताए। कितने? 5 सोपान बताए। बहुत अच्छा है। उन्होंने कितने 5 सोपान बताए हैं? जिसे आइडियल जो निम्नलिखित है, जैसे समस्या का पहचान, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। समस्या का सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं, समस्या को परिभाषित या प्रस्तुत करते हैं। फिर पहला तो हम करेंगे समस्या का पहचान करेंगे। दूसरे स्तर पर आपके सामने कोई समस्या आई तो पहले हम तो सबसे पहले समस्या का पहचान करेंगे, वाकई में समस्या है क्या। अच्छा, समस्या का जब तक पता नहीं कर पाएंगे तब तक हम चीज कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो सबसे पहले समस्या को पहचानना चाहिए कि समस्या किस प्रकार का है। समस्या की को प्रस्तुत और परिभाषित और प्रस्तुत किया जाता है दूसरे नंबर पर।
तीसरे पर क्या होगा, संभावित जो व्यूचरों का अन्वेषण करना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम करेंगे अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे, जो अन्वेषण है उसका क्रियान्वयन करेंगे, फिर इसके बाद क्रियान्वयन को देखना तथा मूल्यांकन करना, ये आपका अंतिम स्टेज होगा। इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये समस्या समाधान की क्या है, ये आपके 5 जो है सोपान बताया गया किसके, जॉन ब्रासबोर्ड के द्वारा। आगे बात करें समस्या समाधान की विधियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान की विधियां की बात करें, मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक एक पॉइंट एक एक चीजों को समझते हुए चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा बन सकता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहें स्किनर ने समस्या समाधान के मुख्य रूप से निम्नलिखित विधियां का वर्णन किया है। स्किनर ने कहा है, स्किनर के अनुसार, जैसे बात करें निम्नलिखित विधियों का जो वर्णन किया स्किनर के अनुसार, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मकता या चिंतन तथा तर्क होते हैं। मतलब समस्या समाधान में उन्होंने कहा कि भाई साहब एक ऐसी रूपरेखा जिसमें सृजनात्मकता, चिंतन तथा तर्क होते हैं। बिना सृजनात्मकता, बिना चिंतन और तर्क के आप समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा स्किनर महोदय ने बताया था। जैसे आपके सामने है, देख पा रहे होंगे, समस्या समाधान है, समस्या समाधान है। हम समस्या को समाधान कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधि से समाधान कर सकते हैं, सूझबूझ से समाधान कर सकते हैं, अनसीखी विधि से समाधान कर सकते हैं, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से करते हैं। जैसे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से थॉर्नडाइक ने बताया, वैज्ञानिक विधि से किया जाए, सूझ की विधि से कोहलर ने बताया है, अनसीखी विधि के द्वारा सीख सकते हैं। तो अनसीखी विधि ऐसा होता है कि बहुत बार जब आप कोई ऐसी समस्या का समाधान कर जाते हैं, ऐसा आपके पास समाधान आ जाता है, जब आप कभी ऐसा चीजों को सुने ही नहीं होते हैं, एकाएक आपके मन दिमाग में आए, वह अनसीखी विधि होता है। जब आप नहीं सीखे होते हैं कभी, तो उसे अनसीखी विधि बोलते हैं। जैसे सबसे पहले अनसीखी विधि क्या है, सबसे पहले अनसीखी विधि क्या है, इसे हम देखेंगे। आपके सामने है, जिसे जो है लर्नर्ड जो मेथड बोला जाता है, इस विधि का प्रयोग निम्न कोड के प्राणियों द्वारा किया जाता है। निम्न कोड के प्राणियों के द्वारा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने कभी बच्चे को सोते हुए देखा, बच्चा सोया, छोटा सा बच्चा है और सोया हुआ है चारपाई पर, तो आपने देखा है कि जब बच्चा लेटा है तो बहुत से लोग क्या है, कपड़ा उड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं। जब कपड़ा डाल देंगे तो बच्चा बार बार हाथ से उस कपड़े को हटाता है। क्या उसने कभी सीखा है क्या, उसका जब सांस थोड़ा सा कम अच्छे तरीके से आ पाता है, जिससे ऑक्सीजन उसके पास कम पहुंच पाता है, तो बच्चा अपने कपड़े को जो ऊपर होता है कपड़े को हटा देता है, ऐसे करता है, बार बार कपड़े को हटा देता है। और घर के लोग सोचते हैं मच्छी ना काटे उसे, या किसी प्रकार के मच्छर ना लगे, इस वजह से कपड़े डालते हैं। तो बच्चे का जब वह कभी बच्चे को सिखाया नहीं, कोई नहीं सिखाया, बच्चा छोटा है, अपने हाथ से उस कपड़े को हटा करके सांस पूरी तरीके से लेने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा गया इस विधि का प्रयोग जो निम्न कोड के प्राणी द्वारा किया जाता है, यह विधि जन्मजात प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। सही बात है, जन्मजात प्रवृत्तियों के आधारित होता है, तभी तो वह बच्चा कर पा रहा है, अपने हाथ से उस कपड़े को हटा पाता है। अनसीखी विधि का जो आदतजन्य व्यवहार विधि भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहे अनसीखी विधि को किस नाम से बोल सकते हैं, हम बोला जा सकता है आदतजन्य व्यवहार के नाम से भी इसे कहा जा सकता है। आगे चलेंगे, प्रत्यक्ष प्रयास और त्रुटि विधि है, जो जिसे ट्रायल एरर मेथड बोला जाता है, इसे समझिएगा। जैसे कह रहा है, इस विधि के संबंध में थॉर्नडाइक का नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं, हम जो सीखते हैं वो त्रुटि और प्रयास के, मतलब त्रुटि होता जाएगा, प्रयास करते जाएंगे, त्रुटि होता जाएगा, प्रयास करते जाएंगे, हम धीरे धीरे चीजों को सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कह कि प्रयास और त्रुटि की विधि को प्रयत्न या भूल का विधि भी कहा जाता है। इसे हम क्या नाम से बोल सकते हैं, प्रयास और त्रुटि के नाम को प्रयत्न और भूल का विधि भी बोल सकते हैं, ऐसा हम कहा जा सकता है। आगे चलिएगा, हम बात करें, आपके सामने है सूझ विधि, जिसे इनसाइट मेथड बोला जाता है। इस विधि का प्रयोग उच्च कोड के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उच्च कोड के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस विधि में प्राणी पहले समस्या का पूर्ण रूप से समझता है, तत्पश्चात सूझ के द्वारा उसका समाधान खोजता है। इस विधि के संबंध में कोहलर का सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया प्रयोग उल्लेखनीय है। तो हमने देखा था कि जब वनमानुष को जो सूझ के माध्यम से, जैसे
कमरे में बनमानुष को बंद कर दिए थे कोहलर महोदय, और क्या करते थे, केले को ऊपर टांग देते थे और 3-4 मेज रखे थे, और इसके माध्यम से, छड़ी के माध्यम से मेज लगा लगा के वो पकड़ता था। छड़ी को जोड़ने वाली छड़ी होती थी, जोड़ करके पकड़ता था, वह बनमानुष केले को खाता था। तो इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि सूझ की विधि क्या होता है, एकाएक आपके माइंड में आती है। एकाएक मतलब आपके सामने पहले से पता नहीं होता कि किस प्रकार से हम मेथड लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे। जब आपके सामने कोई समस्या आएगी तो एकाएक आपके माइंड में आ जाता है कि ऐसे हमें करना है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इस विधि का संबंध कोहलर का सुल्तान नामक बनमानुष पर किया गया प्रयोग उल्लेखनीय है। सूझ विधि को किस नाम से बोलते हैं, अंतर्दृष्टि विधि के नाम से भी बोलते हैं। आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, सिखाया है। ठीक है, इस विधि को प्राणी पहले समस्या का पूर्ण रूप से समझता है। तो देखिए, जब तक सूझ विधि में, जानते हैं क्या है सूझ विधि में, सबसे पहले हमें पूरे समस्या का समझना, पहले समस्या को हमको समझना पड़ता है। इसीलिए हम जानते हैं, जिसे सूझ विधि को बात किया जाए, जैसे आपने सूझ विधि को गेस्टाल्ट नाम से सुना होगा, गेस्टाल्ट विधि। और गेस्टाल्ट विधि का, गेस्टाल्ट का नाम ही क्या है, गेस्टाल्ट का नाम ही है जर्मन का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका नाम है, इसका जो अर्थ होता है हिंदी में समग्रता लिया जाता है। किसको लिया जाता है, समग्रता के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं होल। जब तक हम पूरे समस्या को समझेंगे नहीं, तब तक हम उस समस्या का समाधान कर नहीं सकते इस विधि में। ठीक है, आगे हम चलिएगा, आगे हम बात करें तो वैज्ञानिक विधि तो बहुत आसान है। वैज्ञानिक जो आधुनिक विधि बोली जाती है, यह विधि आधुनिक विधि है, आपको पता ही है। इसमें आगमन और निगमन दोनों प्रकार के चिंतन व तर्क का समावेश होता है। आगमन का मतलब है कभी हम उदाहरण के माध्यम से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, कभी नियम के माध्यम से करने की, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहेंगे। दोनों प्रकार के चिंतन का या तर्क का समावेशन होता है। वैज्ञानिक विधि का मुख्य आधार तर्कपूर्ण चिंतन होता है। तो हमेशा से जो वैज्ञानिक विधि का मतलब एक तरीके से समझिए, जो उसका मुख्य आधार है तर्क के माध्यम से ही होगा। कभी कोई भी समस्या आपके सामने आएगी तो तार्किक रूप से जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, अगर हम वैज्ञानिक विधि से उसका समाधान करना चाहते हैं तो। एम.एल. गिग के समस्या समाधान प्रक्रिया का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जो बोला जाए निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे चलिएगा, जिससे जॉन डीबी की बात करें, इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, अपनी पुस्तक में हाउ वी थिंक, यहां देखिएगा, यहां जॉन डीबी होगा, जॉन डीबी यहां पर समस्या समाधान को प्रस्तुत किया। जैसे बात किया जाए, उनकी पुस्तक हाउ वी थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए, यह पुस्तक आपके सीटेट के पेपर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपके पूछा जा सकता है। जैसे आप यूपी टेट का देते हैं, किसी स्टेट का देते हैं, तो वहां पर पूछे जाने की चांसेस रहेंगे। जॉन डीबी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में वैज्ञानिक विधि में 5 चरण बताए। कितने चरण बताए भाई? 5 उन्होंने अपने वैज्ञानिक विधि में बताया है, जिसमें से उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या का पहचान करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले भाई क्या करेंगे, समस्या का हम करेंगे पहचान। तो समस्या का सबसे पहले हम पहचान करते हैं, जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बोला जा सकता है। इससे आप देखिएगा, अगर हम बात करें, यहां पर देख सकते हैं आप सभी, यहां पर आप देख सकते हैं, देखिएगा यहां पर आप देख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा, इससे आप समझ सकते हैं। तो आपके सामने है, यहां पर देखिए, आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, बड़ा करके थोड़ा सा देखिएगा। इसको बात किया जाए, आपके सामने जैसे है, जिसे सबसे पहले उन्होंने बताया क्या करा, मतलब समस्या का पहचान, समस्या की पहचान बताया है, समस्या की क्या बताया, पहचान बताया है। फिर परिकल्पना, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे। सबसे पहले समस्या की हम पहचान करेंगे, फिर परिकल्पना करेंगे, उसको हम कोशिश करेंगे परिकल्पना, इम्यूनाइजेशन जो है एक तरीके से बात कर फॉर्मुलेशन करने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से उसका कुछ सोचने की तरीके को कोशिश करेंगे। फिर तथ्यों का प्रसंस्करण करेंगे, फिर तथ्य का इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, तथ्य का इकट्ठा करेंगे, जिसमें संग्रहण हो सकता है, संगठन हो सकता है, विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम संग्रहण करेंगे, जैसे तथ्यों का प्रसंस्करण में क्या हो सकता है, जैसे प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग हम डाटा में करेंगे, प्रोसेस करेंगे डाटा को इकट्ठा करने के, तो संग्रहण करेंगे, फिर संगठन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि हाँ भाई वो चीजें सही है कि नहीं सही है। फिर हम क्या करेंगे, जो हम करेंगे निष्कर्ष निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, निष्कर्ष का निर्माण करेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष का निर्माण करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर उसका परीक्षण करेंगे। उसका क्या करेंगे, उसका फिर हम करेंगे परीक्षण, उसका हम क्या करेंगे, फिर उसका हम करेंगे परीक्षण।
ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम उसका करेंगे परीक्षण करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे कि जो हमने पाया, जो हमने कोशिश किया था उसको सॉल्व करने की, क्या वह पर्याप्त मात्रा में चीजें हो पाई कि नहीं हो पाई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, उसका हम क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा, चीजें आगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें तो आपको चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो चीजें हमने लिखने का प्रयास किया, आपको दिखाने की कोशिश किया है, उसे आपको समझ में आया होगा। तो आप समझ सकते हैं इसे, इस बात को सीख सकते हैं। ये आपका क्या था, एक तरीके से आपके पांचों चरण थे। आपको समस्या का पहचान करना है, फिर परिकल्पना निर्माण करना है, तथ्यों का प्रसंस्करण करना है, संग्रहण, संगठन, विश्लेषण जिसमें आते हैं, फिर निष्कर्ष निर्माण करेंगे, फिर क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। ये आपके पांचों चरण हो गए। ये पांचों चरण आपको दिमाग में रखना है। दूसरा हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया, और ये पांचवा चरण हो गया। इसमें तीसरे चरण में तीन स्टेज हैं, इसे आपको अच्छे से रखना है। ठीक है, आगे हम चलिएगा, आगे हम बात करेंगे, प्रश्न आगे बात करेंगे। ध्यान देखिए, बहुत अच्छा चीज लिखा है। वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता आदि जैसे गुण होने के कारण वर्तमान समय में इस विधि के माध्यम से समस्या समाधान का अधिक बल दिया जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया। क्या पॉइंट लिखा गया भाई, एक बार देखिएगा। करेक्ट, वस्तुनिष्ठता और करा कि आपका विश्वसनीयता की वजह से वर्तमान समय में इस विधि का जो माध्यम है, इस विधि के माध्यम से समस्या समाधान अधिक जो है बल दिया जाता है। समस्या समाधान विधि का महत्व अगर बात किया जाए तो समस्या समाधान विधि का शिक्षा में जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास करे, और शिक्षकों को चाहिए कि वह अपने छात्रों को अच्छी तरीके से प्रशिक्षित दे, ताकि वह विभिन्न समस्याओं का समाधान उचित ढंग से कर सके। समस्या समाधान विधि का उचित प्रयोग उनकी समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से कर सकता है, जिसके फलस्वरूप उनमें जो रुचित भी जागृत होगी, और साथ ही स्वयं कार्य करने का आत्मविश्वास भी उत्पन्न होगा। तो समस्या समाधान विधि में कहा गया महत्व क्या है, जैसे आजकल में शिक्षा में महत्व कर रहा है कि समस्या समाधान विधि पर शिक्षक को जोर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, बच्चे में रुचि उत्पन्न होता है अपनी चीजों को करने में, स्वयं से उसको प्रोसेस करने में, आगे बढ़ाने में। ऐसा आजकल शिक्षा में किया जाना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो क्रो के एक डिफिनीशन है, जिसमें कहा गया शिक्षकों को समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या दिया चाहिए भाई, करें कि शिक्षकों समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। केवल तभी वे शुद्ध, स्पष्ट और निष्पक्ष चिंतन का विकास करने के लिए छात्रों का पथ प्रदर्शित कर सकेंगे। तो इसका क्रो ने सीधा सा कहा कि जो शिक्षक हैं, हर शिक्षक को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे तभी क्या कर सकता हुआ शिक्षक एक तरीके से शुद्ध, स्पष्ट और निष्पक्ष चिंतन का विकास स्टूडेंट में जागृत कर सकता, बढ़ा सकता है। इस प्रकार से आप सका समस्या समाधान की कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको समझने के लायक था। एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है आप सभी ऑनलाइन टेस्ट पेपर दे सकते हैं, साथ ही साथ आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 प्रो जो ऐप है, इससे आप लोग अपने आप को मूल्यांकित कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका क्या लेवल है, कितना आपने सीखा है। साथ ही साथ आप सभी गूगल पर भी सर्च करके www.study91pro.com पर जा करके आप टेस्ट दे सकते हैं। और आप जानते हैं बिहार स्टेट का जो पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, आप सभी जो अपने आप को मूल्यांकित कर सकते हैं यहाँ पर आप जा करके, क्योंकि आप बहुत अच्छा देखिए साथियों, आपको बोला जाता है जितना आप पढ़ते हैं ना उतना आपको मूल्यांकन भी करना चाहिए अपने आप को। जब अपने आप को आप मूल्यांकित करते चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक जहां पर आपकी कमियां हैं उस कमियों को दूर करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है, सीखना है। आपने पॉइंट को समझ लिया होगा, जो मैंने कहने का तात्पर्य था समस्या समाधान का उसे समझ लिया होगा। आप सीधा सा एक बार निचोड़ में बता देता हूं समस्या समाधान का कहने का सेंस क्या था। मेरा कहने का सेंस था कि जो आजकल की शिक्षा पद्धति है
उसमें शिक्षा पद्धति में समस्या समाधान की जो समस्या समाधान का जो एक तरीके से तरीका है, इसमें शिक्षक को बच्चों के भीतर जागृत करना चाहिए। तभी एक तरीके से बच्चा क्या होगा, तार्किक चिंतन वाला, समालोचनात्मक चिंतन वाला एक अच्छे तरीके थिंकिंग पावर जनरेट हो पाएगा। और जब तक बच्चे में थिंकिंग पावर जनरेट नहीं होगा तब तक बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए आपको जरूर शिक्षक के तौर पर ऐसा करना चाहिए। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपके पेपर में चीजें पूछी गई थी। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या इसका राइट ऑप्शन बनेगा। तो कहा कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। कर अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, कर समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अच्छा बताइए, आप शिक्षक के रूप में आप शिक्षक जब बन जाएंगे तो आप एक शिक्षक के रूप में कैसे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को कैसे आप उसमें समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा प्रश्न है जो अभी मैंने आपको बताने की कोशिश किया था, जो आपको फैक्ट के तौर पे, एक थ्योरी के तौर पे बताने की कोशिश में लगा था। वैसे ही चीजें ये आपके सामने क्वेश्चन के मॉडल में दिया गया है। तो आप बताइएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। अगर अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करेंगे, अच्छा समस्या समाधान करता बनाना है तो आप बच्चों को बीच डर पैदा करेंगे। डर अगर पैदा कर दिए तो बच्चा समस्या समाधान कैसे करता बन पाएगा, वह तो डरा ही रहेगा, वह सोच पाएगा नहीं सही तरीके से, जो उसके थिंकिंग में आना चाहिए, जो उसके सोच में आना चाहिए वह सोच में आएगा ही नहीं। इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या गलत है। कर समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके, जब भी होगा अटल तरीका नहीं होगा, टल तरीका होना चाहिए। जब एक फिक्स वे में चीजें करेंगे तो मामला बच्चा समस्या समाधान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपको कई तरीके से नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्या समाधान करता अच्छा तरीके से नहीं बनेंगे। कह समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एकदम सही है। जब आप समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं वो समस्या समाधान करता अच्छा बच्चे को बना सकते हैं। निष्क्रिय रटन पद्धति वैसे अपने आप से गलत है। समरूपों के इस्तेमाल का बढ़ावा का मतलब है जिस प्रकार की समस्या बच्चे के सामने आती है, आपको पता होगा क्योंकि आप शिक्षक रहेंगे, तो शिक्षक के नाते आपको इतना जानकारी तो होना ही चाहिए कि समस्या बच्चे के सामने किस प्रकार की आ सकती हैं। और जब शिक्षक के तौर पर आप रहेंगे तो बच्चों को उसी के अनुरूप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और बच्चे को ऐसे बताइए कि बेटा जब इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे उससे निकलना है। आगे चलिए प्रश्न संख्या सेकंड नंबर की बात करेंगे। कृषि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। इसका मतलब है हमको ढूंढना है निगेटिव, कौन सा इसका आपका निगेटिव इसका पॉइंट बनेगा। कर मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और करा कि चर्चा सुसाध्य करना और छात्रों में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। समस्या को हल करने के लिए छात्रों के विचार मंथन में विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, या हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल बल देना। तो ध्यान दीजिएगा क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें से प्रभावशाली नहीं होगा, कौन सा समस्या समाधान कौशल प्रभावी विकास हेतु कौन सा प्रभावशाली नहीं होगा, तो देखिएगा जब डी ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो सीधा सा डी ऑप्शन में लिखा गया गलत ऑप्शन ही। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करना। जब आप जो एक ही तरीके का इस्तेमाल करेंगे चरण दर चरण तरीके से प्रक्रिया का जो पूर्व से पहले से निर्धारित है, तो अच्छे तरीके से कैसे समस्या समाधान करता बना सकते हैं। देखिए जो आजकल की नई पद्धति है, नई विधियां, उसके माध्यम से अगर आप सिखाएंगे तो बच्चा सही तरीके से समझ पाएगा। और परंपरा पे चली आ रही चीजों के माध्यम से अगर बच्चे को सिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो बच्चा क्या होगा, वह अच्छे तरीके से समस्या समाधान करता नहीं बन पाएगा। और यही पॉइंट क्या गलत है, और जब यही पॉइंट गलत है तो यही पॉइंट सही होगा। यहां पर देखिए समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्रियों को प्रदान करना, यह तो एकदम सही है भाई। समस्या समाधान करता बनाने के लिए तमाम तरीके की चीजें जो है बच्चे के सामने प्रस्तुत करना, खोजने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण सामग्रियों को प्रदान करेंगे तो अच्छे तरीके से समस्या समाधान करता बन पाएगा। सी ऑप्शन सही है, लेकिन डी ऑप्शन क्या गलत है, वो गलत ही पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन या प्रोत्साहित करना, एकदम सही है। विचार को मंथन को विचार को ये सभी जब प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा समस्या समाधान करता अच्छा बन पाएगा। साथ ही साथ मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना, जो मुद्दा उस पर बच्चा चर्चा करेगा तो एक तरीके से समस्या समाधान करता बन पाएगा। लेकिन प्रश्न संख्या सेकंड का क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा था तो गलत ही ऑप्शन संख्या डी है। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है तीसरा, अच्छा प्रश्न है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। छात्रों के
समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है? ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग का मांग हो। रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दें। कि छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने के निर्देश दें। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या थर्ड नंबर का क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? देखिएगा यहां पर अगर हम थर्ड की बात करें तो कह रहे ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। ठीक है, जब आप ज्ञान की जब ऐसी परिस्थितियां बना दें, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें जिसमें ज्ञान का नॉलेज का अनुप्रयोग की मांग होगा, तो बच्चा एक अच्छी तरीके से क्या होगा, समस्या समाधान करता बन पाएगा। और इसीलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, एक अच्छी रणनीति होगा। ऑप्शन संख्या ए है। रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची बनाए। भैया रटने और याद करने के लिए अगर चीजें बनाने लगेंगे तो फिर समस्या को समाधान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रट्टा करके कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अच्छा, आपको नौकरी भी लेना है तो आपको रट करके आप ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन रट लीजिए, फिर आप पेपर में जाकर के नहीं कर सकते जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, ना कि आपको रटने वाली चीजें। तो इसका मतलब समस्या समाधान आया तो रट्टा पर जाएंगे, मामला बिगड़ेगा और आप रट कर चीजें सभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन में छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने का निर्देश दे। अच्छा, नकल करने के निर्देश देंगे बोर्ड पर लिखी गई जानकारी को, तो भी समस्या समाधान करता नहीं कर पाएगा बच्चा, वो नकल ही करता रह जाएगा अपने जीवन। डी ऑप्शन में परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं, या भी क्या अपने आप से गलत ही है। राइट ऑप्शन सेकंड का क्या बनेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, थर्ड का ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या फोर्थ नंबर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। करेक्ट, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास हेतु सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कार्ड में क्या लिखा है, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुसाध्य करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। कर ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता एक ही। करा कि एक ही, करा ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे गए हैं आप देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पर बातचीत करते हैं कैसे क्या सही होगा। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास हेतु सुविधा देनी प्रदान करनी चाहिए, एकदम सही है। बच्चों के बीच टीचर को क्या करना चाहिए, समस्या समाधान करने के लिए, जो समस्या समाधान रणनीति का विकास के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए, एकदम सही। ए ऑप्शन तो सही है, कथन सही है। कारण में क्या, समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार करती है, सही है। आपके लर्निंग में क्या करती है, समस्या समाधान जो विधि है ये आपका सुधार करती हैं और कहीं ना कहीं आपके भीतर जो क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। इसलिए जो कारण है वह पूरी तरीके से सही है और कारण कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। इसलिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही, एकदम ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या फिफ्थ नंबर, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है। कौन सा ऐसा कारक है जो बच्चे की समस्या समाधान में बाधा डालेगा। कर समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, का कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान, कर उपमाओं का प्रयोग, या समस्या को भागों में तोड़ना। तो बताइएगा प्रश्न संख्या फिफ्थ का क्या राइट ऑप्शन होगा। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालेगा। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको निगेटिव पूछ रहा है। देखिएगा, समस्या को भागों में तोड़ना, ये तो आपका समस्या को भागों में तोड़ना ये तो आपके लिए हेल्प का काम करेगा, सही है। उपमाओं का प्रयोग करना, ठीक है, यह भी सही है। कार्यात्मक स्थिरता पर बल देना, यही क्या है, गलत है और यही गलत है। कार्यात्मक स्थिरता, कार्यों में स्थिरता ला देंगे तो क्या समस्या समाधान अच्छे तरीके से कर पाएंगे, किसी समस्या का समाधान अच्छे तरीके से हो सकता है। और ऐसा करने की तो बाधा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो प्रश्न संख्या फिफ्थ का क्या होगा, बी ऑप्शन बनेगा। प्रश्न संख्या एक की समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, या तो बात सही है लेकिन आपका गलत पूछ रहा था, गलत होगा प्रश्न संख्या फिफ्थ का बी ऑप्शन और राइट आंसर इसलिए बी ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा 6 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालेगा। कौन सा इसमें समस्या समाधान प्रतिक्रियाओं में बाधा डालेगा। चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, या लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, का संभावित समाधान की खोज, या सामग्री में पारंपरिक उपयोग की स्थिरता। तो ध्यान दीजिएगा क्या राइट ऑप्शन होगा, कौन सा इसमें से बाधा डालेगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। चयनित समाधानों के परिणामों की आशंका,
तो भाई या तो बाधा नहीं डालेगा, कोई भी आपने समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी चयनित जो है समाधान आपने खोजा है और उसका परिणाम की आप जो है आशंका करें, परिणाम की क्या है, परिणाम की आशंका करें, मतलब परिणाम को कोशिश करें मिले क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। लक्ष्यों को परिभाषित करना और प्रस्तुतिकरण करना यह भी आपको बाधित नहीं करेगा। संभावित समाधान की खोज करना यह भी सही है, यह संभावित समाधान की खोज करना, क्या संभावना संभावित समाधान हो सकते हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए, यह भी पॉजिटिव है। लेकिन हमसे बाधा कौन से उत्पन्न होगा या पूछ रहा है। सामग्री के पारंपरिक उपयोग, अच्छा पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता का रहा है। अच्छा पारंपरिक का मतलब है जो ढांढे पर चली आ रही चीजें हैं उसी पर फोकस होकर किसी का समस्या का समाधान करना है। जब किसी बात को आप परंपरा पर चली आ रही चीजों पर फोकस होकर किसी चीज का समस्या का समाधान करेंगे तो आप बाधा उत्पन्न करेगा। और सही बात है, किसी समस्या का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है समाधान करने का, कई रास्ते हो सकते हैं और एक ढांढे पर चलेंगे तो बाधा उत्पन्न होगा ही होगा उसको। अगर इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 नंबर के लिए कहा कि नए स्पष्टीकरण तैयार करना। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना। निम्न में से किसका महत्वपूर्ण भाग है? समावेशन का, भ्रांति का, समस्या समाधान का, रटकर याद करने का। क्वेश्चन को देखिए किसका यह भाग बन सकता है, क्वेश्चन से ही खोजना है या किसका प्रकार हो सकता है, किसके बारे में कहा जा रहा है। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, सही बात है, कोई नई स्पष्टीकरण, कोई नई कॉन्सेप्ट को तैयार करना, स्पष्टीकरण को तैयार करना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल उपयोग से परे जाना, मतलब आपको जो पहले आपने सीखा था कोई नियम और उससे क्या होगा और भी सरल आप कोशिश कर रहे हैं कि और भी सरल कोई और सटीक कोई समस्या का कोई समाधान खोज जाए, तो यह भी सही है। आगे चलते हैं, परिणामों की मूल्यांकन करना, जो आपका रिजल्ट है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए आप तैयार हैं और यह किसका भाग होगा? सीधा सा समस्या समाधान का भाग होगा। राइट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। तो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का भाग होगा, करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 8 नंबर। अच्छा प्रश्न 8 की बात करें तो करा कि किसी समस्या को हल करने के लिए, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी को भ्रमित करे। करा कि आपके सामने विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें नकल करने के लिए कहें। ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचनाओं को सक्रिय करें। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी जवाब दीजिएगा क्या इसका राइट ऑप्शन बन सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा आप बताने की कोशिश करेंगे, इसका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा क्या राइट ऑप्शन बनेगा। अच्छा प्रश्न है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है अगर हम बात किया जाए, देखिएगा करा किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को मदद करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या शिक्षिका को करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करे और भ्रमित करे। भैया असंगत जानकारी को चिन्हित करके भ्रमित करेंगे तो आप क्या समस्या समाधान अच्छे तरीके से बच्चे को बना सकते हैं? समस्या समाधान करता अच्छे तरीके से बना सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। कोई किसी समस्या को हल कर सकते हैं, कहीं मदद करने में मदद हो सकता है कि भ्रमित करेंगे? कभी ना बनेगा, ये ऑप्शन तो गलत है। तब विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें नकल करने के लिए कहें। अच्छा, आप सीधे उत्तर भी बता देंगे और नकल करने के लिए कहेंगे तो क्या बच्चा समस्या समाधान करता अच्छा बेहतर बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। और जब समस्या समाधान करता नहीं बन पाएगा तो किसी समस्या को अच्छे तरीके से हल नहीं कर सकता है। इसलिए बी ऑप्शन क्या है? गलत है। करा सी ऑप्शन में करा ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। करा ऐसी जो है संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा को क्या करे? संरचना को सक्रिय करे। एकदम सही है। कोई ऐसा आप कीवर्ड करें, ऐसा संकेत दें कि जो उसकी स्कीमा जो पहले से उसे ज्ञान प्राप्त है, जो उसके ज्ञान में है, उसको क्या कर दे? सक्रिय कर दे। एकदम सही, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। अच्छा, जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करेंगे तो भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप आधी अधूरी जानकारी देंगे और कभी थोड़ा सा बताने के बाद आप 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद कोई जानकारी देंगे तो एक वियोजित खंडों में विभाजित करेंगे तो मामला बिगड़ेगा। इसलिए प्रश्न संख्या 8 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन ही राइट आंसर है। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 में कठिनाई की पहचान। बहुत अच्छा प्रश्न है। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान
और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? कर आरोपण का, नकल का, समस्या समाधान का, निष्क्रिय ध्यान का। क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? बहुत अच्छा प्रश्न, आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 9 नंबर की चर्चा करें, कठिनाई की पहचान करना। सबसे पहले लिखा है कठिनाई की पहचान। अच्छा, जो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया तो हम उसको कठिनाई की, जो उसकी कठिनाई है उसको हम पहचान करें, इसलिए समस्या का सबसे पहले क्या करना? पहचान करना। कठिनाई का पहचान का मतलब है समस्या का पहचान करना। जो आपके सामने समस्या है, समस्या का पहचान करना। अच्छा, समस्या का पहचान करने का मतलब है कहीं नहीं समस्या समाधान की तरफ आपको ढकेल रहा है कि नहीं ढकेल रहा है? एकदम ढकेल रहा है। कह रहा कि समस्या की कठिनाई का पहचान करना या समस्या की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, संभावित समाधान और परिणामों की खोज। तो लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब है कि आपको, लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब है कि आपको उस समस्या का समाधान करना है। लक्ष्य को निर्धारित करना, संभावित समाधान और परिणामों की खोज करना कि संभावित समाधान क्या हो सकता है, और इसका अगर मान लीजिए हम इस समाधान का प्रयोग करते हैं, इस समस्या को समाधान करने के लिए कोई चीज हम प्रयोग करते हैं, कोई हम तरीका अपनाते हैं, वह परिणाम की खोज करना। परिणामों की खोज का मतलब है कि किस प्रकार का वह रिजल्ट देगा। करा कि तद अनुसार कार्य करना और उसके बाद अपने कार्य को करना कि किस प्रकार का वह रिजल्ट देगा, उसके बाद आप कार्य करना और परिणाम का मूल्यांकन करना। जो परिणाम आए उसको हम क्या करें? इवेल्युएट करें, मूल्यांकन करना। निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो आपने देखा कि सारे के सारे एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। नहीं, समस्या का पहचान करना, फिर इस तरीके एनालिसिस करना, फिर इस तरीके से बात का मूल्यांकन करना, उसके बाद प्रयोग करना, तमाम तरीके का आ रहा है। सभी के सभी क्या है? समस्या समाधान के क्या है? चरण है। और चरण दर चरण चीज आ रही है। तो 9th का सीधा सा बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 10 नंबर में। करा कि आपसे प्रश्न संख्या 10 में बहुत बेहतरीन प्रश्न है। करा समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? करा कि हाउ कैन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बी इनहेंस्ड? करा कि भाई साहब उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों को प्रस्तुत करके, या समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मान करें, या यंत्रवत याद करके। ध्यान देंगे, करा कि समस्या समाधान कौशल किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अगर हम डी ऑप्शन पे चर्चा करें ना, तो करें यंत्रवत याद करना। आपको मैंने बताया है कोई भी समस्या का समाधान या समाधान कौशल को बढ़ाया नहीं जा सकता है कि अगर आप सोचिए कि हम यंत्रवत याद कर लें, कोई विधि करके, कुछ तरीका करके हम याद कर लें और फिर समस्या का समाधान कर लें, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप याद करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप एक किसी समस्या का समाधान करेंगे, अगली बार कोई दूसरी समस्या आपके सामने आई तो जाकर आप फंस जाएंगे। इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या है? गलत है। कहा कि समाधानों के वैकल्पिक तरीकों का मान करके। सही है, जब हम समस्या का, कोई आपके सामने समस्या आई और समाधान को वैकल्पिक तरीकों का मान करके, मतलब वैकल्पिक या समाधान नहीं अगर सुटेबल हुआ तो हम दूसरा समाधान लगाएंगे, उस समस्या पर लगा देंगे, उस समस्या पर दूसरा समाधान अप्लाई करेंगे, और नहीं आया तो दूसरा करेंगे, अप्लाई करेंगे उस समाधान का। तो एक तरीके समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके मतलब है जब हम वैकल्पिक तरीका मानेंगे कि या नहीं तो वह सही, वह नहीं तो वह सही, या अगर प्रॉब्लम को नहीं मेरे सॉल्व कर पा रहा है तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, और ऐसा हम समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। बी ऑप्शन बनेगा समस्या को मानक प्रारूपों को प्रस्तुत करके। अच्छा, मानक प्रारूप को प्रस्तुत करेंगे तो मामला बिगड़ेगा। लचीला यहां होना चाहिए था। लचीला, अगर यहां लचीला होता तो सही हो जाता इस ऑप्शन। तो समस्या को लचीला प्रारूपों में प्रस्तुत करते ना, तो फिर हम समस्या को समाधान कर सकते थे। उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर बल देना। तो परंपरागत अगर इस्तेमाल पर बल देंगे, एक ढाले पर इस्तेमाल पर बल देंगे, तो भी हम समस्या को समाधान नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या 10वें का सी ऑप्शन बनेगा। आप सभी को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप सभी ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो हम सभी ने देखने की कोशिश क्या किया है, देखने की कोशिश क्या किया है, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। जो यह प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आप समस्या समाधान का चैप्टर आपने पढ़ा है, समस्या समाधान। देखिए, समस्या समाधान से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं, चाहे आप जूनियर से जुड़े हों या फिर प्राइमरी से जुड़े हों। और बहुत अच्छा चैप्टर है। यहां से बहुत सारे बच्चे गलतियां करके आते हैं, क्योंकि यह जब प्रारूप लिखा होगा
क्या परंपरागत तरीका लिखा होगा या आपका कोई एक धड़े वाली प्रक्रिया लिखी होगी, रूढ़िगत प्रक्रिया लिखी होगी, तो बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। अच्छा, मेरा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है कि 30 में 30 का स्कोर, और 30 में 30 स्कोर करने के लिए हर पॉइंट को समझना पड़ेगा, हर चीजों को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी 30 में 30 आ सकता, अदरवाइज फिर 2 नंबर कटे जाएगा। इसलिए हमारे साथ पर डे आपको जुड़ना है, चीजों को सीखना है, हर कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आपका बन सकता है। आपने देखा समस्या समाधान के जो क्वेश्चन आपके सामने थे वह थोड़ा सा टिपिकल थे। टिपिकल का मतलब है उसके जो शब्द थे वह थोड़ा सा घुमाऊ थे, और जब तक आप नहीं समझेंगे ना उस सब पॉइंट को, तब तक आप समस्या का समाधान चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए समस्या समाधान एक ही क्या है अपने आप में, समस्या समाधान का मतलब ये हो गया समस्या, और समस्या का समाधान करना, तभी समस्या का समाधान कर सकते हैं जब आप उसमें माहिर हों। चैप्टर भी अपने आप में वाकई में बहुत बेहतरीन चैप्टर है, आपको पढ़ना सीखना है, और आपके यूपी टेट अदर एग्जाम में भी चीजें यहां से पूछी जाती हैं जहां पर सीडीपी भी आता है। तो साथियों, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना सीखना है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी सेशन आप सभी को लगा हो, आप सभी जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी अच्छे से पढ़िए।